Dear students, today we will discuss the chapter Fundamental Unit of Life, Class 9th, Part 1. तो आइए हम शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1. Learning objectives. The first learning objective is the students will be able to learn and understand structural and functional unit of life. The students will also be able to understand the diversity of cell on the basis of its size and shape. And third learning objective is classification of organisms into unicellular and multicellular organisms. Dear students, इस पिक्चर में हम एक बिल्डिंग देख रहे हैं एंड दिस बिल्डिंग हैज सेवरल वॉल्स. इस बिल्डिंग में कई दीवारें हैं एंड ईच वॉल, हर दीवार किससे मिलकर बनी है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड ब्रिक्स. मीन्स ये वॉल या बिल्डिंग किससे मिलकर बनी है? वो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं उनसे मिलकर बनी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? इट इज ब्रिक. इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? इट इज सेल. तो आइए हम समझते हैं कि सेल क्या है. इस पिक्चर में हम एक अनियन देख रहे हैं. हम इस अनियन का एक पीस लेंगे और उस पीस से एक थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन जो है फोर्सेप की हेल्प से उसे रिमूव करेंगे, जिसे हम अनियन पील कहते हैं. और जब इस अनियन पील को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये जो अनियन पील है ये एक बिल्डिंग की तरह, एक वॉल की तरह बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है. जिन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से वॉल या बिल्डिंग बनी थी उसे हमने क्या कहा? ब्रिक्स कहा. इसी तरह से यहां अनियन पील जिन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है इन्हें हम सेल्स कहते हैं. तो जो सेल्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिर्फ अनियन पील ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. वो सभी किसके मिलकर बने हैं? वो सेल से मिलकर बने हैं. तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि एक दीवार जो है वो किससे मिलकर बनी थी? ब्रिक्स से मिलकर बनी थी. उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्स. तो हम ये कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. And the cells can exist independently and can perform various life processes. Cell history. Robert Hooke in 1665 observed a very thin slice of cork of Spanish oak under a very primitive microscope developed by him. The piece of cork was found to have a honeycomb like structure. मीन्स जब रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया अंडर अ माइक्रोस्कोप तो उसने क्या देखा? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर उसे दिखाई दिया जो कि हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते से रिजेंबल कर रहा था. और उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल्यूले, विच वॉज लेटर चेंज्ड इनटू सेल, जो कि एक लैटिन वर्ड सेला से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है होलो कैविटी और एम्प्टी चैम्बर. अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि रॉबर्ट हुक ने इसे नाम सेल क्यों दिया? क्योंकि जो सेल्स उसने ऑब्जर्व की थी वो क्या थी? डेड सेल्स थी. और डेड सेल्स होने की वजह से जो रॉबर्ट हुक है वो सिर्फ सेल वॉल को ही ऑब्जर्व कर पाया.
अंदर जो कंपार्टमेंट था वो उसे खाली दिखाई दिया, क्योंकि डेड सेल्स होने की वजह से इनमें साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं था, और उसे जो ऑब्जर्व हुआ वो सिर्फ सेल वॉल थी, जो कि एक एम्प्टी चैम्बर को जो है वो एनवेलप कर रही थी, कवर कर रही थी। तो इसलिए उसने नाम दिया सेल। लेकिन जो टर्म हम सेल यूज करते हैं, इट इज एक्चुअली अ मिसनोमर और मिसलीडिंग। ये मिसनोमर या मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि एक लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो वो सेल जो है वो एम्प्टी नहीं होती। द सेल इज फिल्ड विद अ जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर लिविंग सेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वो एम्प्टी नहीं होती हैं। इसलिए जो टर्म हम सेल यूज कर रहे हैं वो सेल मिसनोमर है, मिसलीडिंग है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने स्टडी की वो डेड सेल्स थी। तो सबसे पहले लिविंग सेल्स किसने ऑब्जर्व की? इट वाज एंटन वैन लेवनहुक। एंटन वैन लेवनहुक वाज द फर्स्ट टू सी फ्री लिविंग सेल्स विद हिज इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। और उसने कौन सी सेल्स ऑब्जर्व की? बैक्टीरियल सेल्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन स्पर्म्स एटसेट्रा। कई तरह की सेल्स उसने सबसे पहले ऑब्जर्व की। अगर हम एक सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर सेल जो है उसके बाहर एक कवरिंग या एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इस कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड दिस सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान एंड नेम्ड बाय नगेली एंड क्रेमर। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था श्वान ने, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो किसने दी? नगेली एंड क्रेमर ने। सेल के अंदर अगर हम देखें तो एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और इस जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल में प्रेजेंट है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ड्यूजार्डिन एंड ही नेम्ड इट सार्कोड। ड्यूजार्डिन ने जो इस जेली लाइक सब्सटेंस को नाम दिया वो क्या नाम दिया? सार्कोड। लेकिन बाद में इस सार्कोड को रिप्लेस किया गया बाय द टर्म प्रोटोप्लाज्म बाय परकिंजे। परकिंजे ने सार्कोड टर्म की जगह प्रोटोप्लाज्म टर्म को यूज किया। इसी तरह से सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, एंड दिस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन ऑर्किड रूट सेल्स। Next is diversity in cell size. The cells, they show a great variability in their size. Cells may be microscopic. Most of the cells क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसे अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उन्हें देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जो लार्ज साइज की होती हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हेन्स एग। चिकन एग की अगर हम बात करें, मुर्गी के अंडे की बात करें, तो वो भी क्या है? वो एक सिंगल सेल है, लेकिन उसे हम नेक्ड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल्स दे वेरी फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोन मीटर। बैक्टीरियल सेल का साइज बहुत ही छोटा है, 1 से 10 माइक्रोन मीटर तक वो वेरी करते हैं, और उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो हैं वो किसकी हैं? दे आर ऑफ माइकोप्लाज्मा, जिन्हें पीपीएलओज भी कहा जाता है। पीपीएलओज मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका साइज 0.1 माइक्रोन मीटर है। यानी कि बैक्टीरियल सेल से भी उसका साइज बहुत छोटा है। और अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिच एग को दिखाया गया है। तो लार्जेस्ट सेल जो है वो किसकी है? ऑस्ट्रिच एग की, शत्रुमुर्ग के अंडे की जो साइज है, जो सेल है, वो लार्जेस्ट सेल है। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो वो लगभग 15 सेंटीमीटर या
6 इंच के बराबर है और इसकी अगर हम विड्थ देखते हैं तो लगभग 13 सेंटीमीटर्स और 5 इंचेस के अप्रॉक्सीमेटली होती है। लॉन्गेस्ट सेल्स जो हैं दे आर ऑफ नर्व्स। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट सेल्स हैं जिनकी लेंथ 1 मीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। डाइवर्सिटी इन सेल शेप। Like size, cells also show a great diversity in their shape. The cells can assume different shapes ranging from spherical to star shaped. They can assume different shapes. They may be spherical, they may be polygonal, they may be disc-like, cuboidal, columnar, spindle shaped, etc. Different shapes जो हैं वो cells assume कर सकती हैं. And some of the cells, for example amoeba and WBCs, white blood cells, they can constantly change their shapes, यानी वो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जैसे कि न्यूरॉन्स, मसल सेल्स, आरबीसीज, दे हैव अ करेक्टरिस्टिक शेप, यानी उनकी शेप जो है वो फिक्स्ड है। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं उनकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा, डब्ल्यूबीसीज, ये अपनी शेप्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हैं। जो शेप है एक सेल की वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल्स एंड द म्यूचुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेबरिंग सेल्स, यानी कि एक सेल की शेप किस पर डिपेंड करेगी? उसके फंक्शंस, और जो नेबरिंग सेल्स हैं वो उस पर कितना म्यूचुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं उस पर उसकी शेप डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। Who developed cell theory? Cell theory was developed by Matthias Skledin and Theodor Schwann in 1839. Matthias Skledin was a botanist, and in 1838 he concluded that all plants are composed of cells. Similarly, Theodor Schwann in 1839 concluded that all animals are composed of सेल्स। मीन्स 1838 में स्क्लेडिन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। 1839 में श्वान ने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हैं। दोनों ने अपने अपने रिसर्च को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया और मिलकर एक थ्योरी दी जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। सेल थ्योरी में एक पॉइंट और बाद में ऐड किया रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में, और उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं दे कम ओनली फ्रॉम अदर सेल्स, और वी कैन से ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। What is cell theory? The main postulates of cell theory are: first is all living organisms are composed of one or more cells. मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकेंड इज सेल। सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। सेल क्या है? सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसमें एक न्यूक्लियस है और इट इज बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, एंड इन फ्यू केसेस अ सेल वॉल मे ऑल्सो बी प्रेजेंट। Third postulate is all cells are similar in basic structure and function. And fourth, cells arise only from pre-existing cells. Body organization. Depending upon the number of cells, the organisms are classified as unicellular organisms and multicellular organisms. The organisms which are made up of only one cell, जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? They are called unicellular organisms. Whereas the organisms which are made up of many cells, they are called multicellular organisms. जो organisms
एक ही सेल से बने हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स मैनी सेल से मिलकर बने हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। In case of unicellular organisms, the single cell has to perform all the activities। मतलब एक सिंगल सेल ही सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, तो एक सिंगल सेल ही सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। But in case of multicellular organisms, the different cells are specialized to perform different functions। यहाँ digestion के लिए अलग cells हैं, respiration के लिए अलग cells हैं, excretion के लिए अलग cells हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि there is प्रेजेंट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा, ये सब क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि फंजाई, हायर प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो किससे बिलोंग करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा है तो अब आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेकंड इज who discovered cell? Third, the term protoplasm was coined by dash. Fourth question is nucleus was discovered by dash. Fifth question is what is cell theory? Sixth question, what are unicellular organisms? Give examples. And seventh question is differentiate between unicellular and multicellular organisms. Thank you.